कॉम्पिटिटर चुने। Yes, yeah. चलो let we start with our lecture. ठीक है? लास्ट टाइम हम लोग थे हेल्दी मी और नॉर्मल मी में। एक मिनट देखते हैं। आइए। मैम पेज नंबर 51 से स्टार्ट करना है। हाँ 51। नीलम नहीं अच्छी लग रही है। क्राइटेरिया पे थे क्या हम लोग? हाँ ये अपना हो गया था कल। चलो क्राइटेरिया करते हैं अभी। Nelson Shruti,
कोई चाहिए मुझे, आई वॉन्ट समवन टू रीड। कौन रीड करेगा? मैम ये पेज कल आपने रीड करवा दिए थे। हो गया था, डन हो गया था। चलो ठीक है। एक्सप्लेनेशन बाकी है इसका पूरा का। ओके फाइन, चलो। ओके, सो यहाँ पे हम क्राइटेरिया देखते हैं एबनॉर्मेलिटी का, ठीक है। सो इन फिजियोलॉजिकल सेंस में अगर हम देखें बाय फिजिकली, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी हैज एन डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक डिफाइंड क्राइटेरिया है। जैसे फॉर अडल्ट ह्यूमन बीइंग, हाइट अबाउट 7 फीट और बिलो 4 फीट, ठीक है। अगर 7 फीट के, एक मिनट। यहाँ पे 7 फीट है या बिलो 4 फीट के अगर इंसान रहते हैं तो उनको एबनॉर्मल लगता है। अबाउ 7 फीट के ऊपर अगर 4 फीट के अंदर अगर इंसान है तो उनको फिजिकली एबनॉर्मल लगता है, ठीक है। और ये है एक चीज छोटी सी, फिजिकली हेल्थ हैज क्लियर पैरामीटर। इनका एक फिजिकल हेल्थ का एक अपना खुद का पैरामीटर होता है। बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ मेंटल इलनेस। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपके मेंटल को लाइक शो करता है कि व्हाट अबाउट योर मेंटल। ऐसा नहीं कि बॉडी बहुत ज्यादा, अगर आप ज्यादा लंबे हो, ज्यादा मोटे हो तो वो आपके दिमाग को उस चीज को प्रेजेंट करता है, नहीं। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है दैट इज डिफरेंट, या आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। So in psychology, certain efforts are made to define abnormality in terms of intensity, duration, pervasiveness of the behavior and functional level of the individual, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एबनॉर्मिटी को डिफाइन करती है, जैसे अपनी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड परसिवनेस जो हमारे बिहेवियर का है, एंड हमारा फंक्शन लेवल, ठीक है, इंडिविजुअल का। ये सारी चीजें हमारी एबनॉर्मलिटी को डिफाइन करती हैं कि अगर ये चीजों में कुछ डिफरेंस है, कुछ हमें बहुत अलग दिख रहा है, तो माइट बी इट कैन बी दिस पार्ट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एबनॉर्मल बिहेवियर इज। एबनॉर्मल बिहेवियर होता कैसा है क्या? तो एबनॉर्मल बिहेवियर इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट इज डिस्टर्बिंग, सोशली अनएक्सेप्टेबल, जो सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप माइट बी योर बिहेवियर, आपका गेस्चर्स या आपका जो भी चीजें हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। डिस्ट्रेसिंग, माल अडेप्टिव, दैट इज सेल्फ डिफीटिंग एंड ऑफन इज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड थॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका एबनॉर्मल बिहेवियर जो सोशल, जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप किसी चीज के लिए फाइट करते हो, अगर वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। एज आई टोल्ड यू रिगार्डिंग दी मैरिजेस बिटवीन दी गेज एंड द लेस्बियंस, सो ये चीजें एक अपने को अलग लगती है। तो उनके लिए वो सेम है, लेकिन अपने लिए, सोसाइटी के लिए वो क्या है, दैट इज एन डिफरेंट एंगल, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 9 देखते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द 3 एग्जांपल ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर, इंस्पेक्ट देम क्लोजली, मतलब चेकआउट करना, स्टडी करना, उस चीज को समझना। सम एग्जांपल आर ग्रुप्ड टुगेदर।
reason why the criteria are on which the example mentioned below are abnormal. Malik feel that somebody is constantly watching over him or spying over him. ठीक है, बैठ के पढ़ाई करना. Madhura constantly washes her hand, claiming that there are germs everywhere. Jahangir derives great pleasure in breaking the rules. Shama has an IQ which is very low from the standard range. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. मलिक, ठीक है, जो उसको हमेशा एक शंका होती है, एक उसके अंदर एक व्हाट वी से लाइक एक फीलिंग होती है कि उसको कोई ना कोई देख रहा है, कोई स्पाई कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको मतलब लाइक वॉचिंग, स्टॉक कर रहा है. तो मलिक को ऐसी फीलिंग होती है. मधुरा कॉन्स्टेंटली अपने हाथ धोती रहती है बिकॉज शी फील कि वो जहाँ पे टच करती है, वो जहाँ पे चीजें टच कर रही है, तो वहां पे शी फील लाइक कि जर्म्स है. शी कैन बी कंजक्टिव हो सकती है वो चीजें. जहांगीर उसको रूल्स ब्रेक करने में बहुत मजा आता है. एंड शमा जिसका आईक्यू लेवल बहुत बहुत कम है स्टैंडर्ड रेंज से भी. ठीक है. Second, Shehnaz feel extremely low throughout the day. She is able to perform her normal duties well, but she feels constantly unhappy. She cries every night. शहनाज यहाँ पे पूरे दिन काम करती है, अपने नॉर्मल ड्यूटीज अच्छे से सब करती है, लेकिन आफ्टर एंड द फुल ऑफ द डे को मतलब बट शी फील कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी. शी इज नॉट हैप्पी एंड एट द नाइट शी यूज टू बी क्राई. Now, third example है शारदा feel so lethargic that she cannot get out of her bed. मतलब आलसीपन. हाँ, she cannot take care of herself. वो अपना ध्यान तक नहीं देती. She cannot do her day to day function adequately. जो उसका दिन का काम होता है वो भी वो ठीक से नहीं कर पाती है. ठीक है, मतलब नहीं करती. इन दैट सेंस नहीं कर पाती, नहीं नहीं करती है. सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ओवर हियर. दो अलग अलग और एक में काफी मिक्सअप है. As can be seen from the example above, there are three major criteria for abnormal behavior. Now, the first one, the deviance, that is the social deviance, statistical deviance, and breaking laws. Then, second have personal distress, that is the feeling low. Third have failure to function normally. यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन नहीं करते. सो नॉर्मल फंक्शन मीन्स टू डू द डेली एक्टिविटीज जो आपकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो चीजें आप नहीं करते हो. ठीक है. लेट अस लुक एट दिस क्राइटेरिया. इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट जजिंग समवन by only one criteria can be misleading. ठीक है. I just want to somebody to reach this divan. एक मिनट नहीं रुको, ये अपना हो गया था. ओके. Now here is the difference. Look at the example. Malik Madhura Jahangir above. Malik Madhura shows from thinking that is unreal and deviation. जो चीज है नहीं, ठीक है, तो वो चीज सोच रहे हैं वो. नो बडी इज हियर स्पाइंग वहां पे. ठीक है. और मधुरा का भी थिंकिंग जो अलग है, मलिक जो सोच रहा है वो अलग है. और मधुरा भी, हाँ, मधुरा की भी सोच यहाँ पे अलग है, क्योंकि ना तो आपको सब जगह पे यहाँ पे जम्प्स मिलेंगे और ना तो यहाँ पे मलिक को कोई स्पाई कर रहा है. वो अपनी थिंकिंग होती है. ठीक है. और वो भी इंटेंशनली नहीं करते एक्चुअली. एक होता है फोबिया टाइप वी कैन से लाइक. ठीक है. जहांगीर डिस्प्ले बिहेवियर विच इज अगेंस्ट द सेट ऑफ लॉ. ढांचा दबा ना, ढांचा दबा सकती है. नहीं दबा. और उससे दबा ना.
यहाँ पे जहांगीर एक ऐसा बिहेवियर दिखाता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ता है, ठीक है। Hence the it is an deviation. Then समय IQ लेवल बहुत कम है, बहुत ज्यादा, जहाँ पे statistically speaking such people are rare to find, मतलब नहीं अपना बोल नहीं पाते, अपना कर नहीं पाते, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उनको उस चीज की समझ नहीं होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत डेंजर लेवल की चीज होती है। जनरली व्हेन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज परफॉर्म और डिस्प्ले बाय majority of people, इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल बिहेवियर। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटियल एक्सेप्टेड होते हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको हम जनरली उस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर माना जाता है, एंड दैट इज द नॉर्मल बिहेवियर। सो एनी पर्सन हु डज नॉट फॉलो सच बिहेवियर, अगर कोई भी इंसान उस चीज को नहीं मानता है, तो ऐसे बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब तो यही हो गया, जैसे कि अभी कुछ आप देखोगे क्राइम पेट्रोल्स में, या तो कोई भी क्राइम सीन्स में देखोगे कि एक ने इसको इतने लोगों को मार दिया, कोई कोई लोग अपने ही फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं। जैसे कोई किसी से एंगेज हो गया है, प्यार कर रहा है, या लव एंगल में पड़ गया है, तो यहाँ पे किसी ने उसको दिमाग भ्रमित कर दिया, अपनी फैमिली मेंबर्स मम्मी पापा भाई बहन वगैरह जो भी है उनको ही मार के भाग के निकल गए। ये कोई सेंस बनता ही नहीं है, ये चीजें आप बोलोगे नहीं। कुछ टाइम पे पहले, कुछ सालों पहले, जहाँ पे एक ही फैमिली मेंबर्स ने करीबन कुछ 8 से 10 लोगों ने एक साथ में सुसाइड कर लिया था, दैट इज द मास सुसाइड, ठीक है। वो चीज भी बताया था। तो ये सब एक एबनॉर्मल बिहेवियर इंसान का दिखाई देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि घर में वो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, पूरे टाइम मतलब इट वाज एन महीनों सालों तक, और कब निकलेंगे जब थोड़ा सा कोई उनको शायद पहचानता भी ना हो, देखता भी ना हो, सिर्फ सामान लेने के लिए, जैसे शॉप पे जाने के लिए जाएंगे, सामान लेंगे, वापस से अंदर, ना तो किसी से कम्युनिकेशन ना। तो ऐसी जो फैमिली होती है, ऐसी जो लोग होते हैं, वो एक एबनॉर्मल के ही शिकार होते हैं। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स आई एम जस्ट सेटिंग कि सोसाइटी में ऐसे ही लोग हमें दिखते हैं, ठीक है। तो जनरली, but this criteria is insufficient to explain abnormality. For example, taking bath is normal behavior in India, but those those who don't take bath for 4 days are abnormal. अभी यहाँ पे एक छोटा सा और दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे रोज नहाते हैं इंडिया में, अपने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान 4 दिन या 5 दिन ना नहाए, तो क्या वो एबनॉर्मल हो गया, कि वो पागल है? नहीं ना, वो तो चॉइस पे आ जाती है। इवन अकॉर्डिंग टू कल्चर नॉर्म, समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, नहाना, ये एक हमारा कल्चरल नॉर्म है जो हम सब फॉलो करते हैं इसको, ठीक है। तो being the homeless is considered as abnormal in some culture where it is as नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, हाँ, एक भी नहीं, तो मतलब कुछ नहीं। Taking bath in, हाँ ये हो गया। Being homeless is considered as abnormal in some culture, where else it may be considered completely normal in some other culture. अभी अभी So being the homeless is considered as abnormal in some culture, whereas it is considered completely normal in other culture. ठीक है? Thus the dividing line here is the vacuum. Now just start reading of this page.
कौन रीड करेगा? Miss, may I? हाँ, स्टार्ट करो। स्टार्ट विद Personal द distress. पर्सनल डिस्ट्रेस। Personal distress refers to subjective feeling of an individual in response to persons and event creating extreme discomfort. Look at the example of Shehnaz. Shehnaz can perform her day-to-day duties well. There seemed to be no problem in her performing the task. However, she feels extremely low inside. Many times, individuals do not pay attention to their psychological symptoms. They take problems like depression, social withdrawal, etc. Casually, they are not aware of the problems their family face due to this. Third, impaired functioning. Look at the example of Shraddha. She can hardly get out of the bed and perform her daily chores or responsibilities. Here we can see that her normal day-to-day functioning seems to be impaired. This type of abnormality means the people cannot fulfill appropriate and expected roles in the family, social, and work-related situations. Ustun and Kennedy, 2009, being a sad after traumatic experience for a few days is normal, but if it is continued for more than 6 months, it is abnormal and can lead towards depression. This activity भी read करनी है. हाँ, go with this boxes. एक्टिविटी भी। Activity. Think एक्टिविटी about एंड your. केस स्टडी, एक मिनट है बेटा। एक्टिविटी एंड द केस स्टडी बोथ यू हैव टू रीड, Okay, बिकॉज miss. मैं बता दूं आप लोग पॉइंट आइदर इन द 11th और द 12th स्टैंडर्ड। आप जितने भी अगर केस स्टडी है यू कैन यूज एज फॉर द एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। एग्जांपल्स जितना डालोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके फाइन। Activity 10. Think about yourself, your friends, your family. Do you think anyone whom you know could be displaying abnormal behavior on which of the above criteria? Do you find it abnormal? Note it down to yourself. Let us look at it in details in section 5.1. Okay. However, one question that you would ask is what causes abnormality? Case study. Samir, the depressed boy, and his family, a 10-year-old boy, was admitted to child psychiatrist hospital unit after he attempted to stab himself in the stomach with a medium-sized kitchen knife. The suicide attempt was foiled by his mother, who pulled the knife away from her son. The suicide attempt occurred immediately after Samir had an argument with his father. Samir felt that his father hates him and that I would be better off dead. A variety of factors made Samir vulnerable to suicidal tendencies. Samir grew up in an atmosphere in which there was intense disagreement between the parents. Between his parents, his father used to drink heavily and when drunk would physically assault his mother. Samir's mother was chronically depressed and often said that life is not worth living. However, she loved her son and felt that because he needed her, she must continue to work and manage the home. Samir has a serious learning disability and he struggled to maintain his school grades. He had a private tutor who helped him to overcome some of his sad feelings and shame. Often, however, when teased by his classmates, he thought about ending his life. It's done. Miss reading continue करनी है. यस कंटिन्यू कर, नहीं नहीं रुको, मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले वाला। पर्सनल डिस्ट्रेस। am I audible to everyone? Yes, miss. ओके फाइन। नाउ पर्सनल डिस्ट्रेस लेते हैं हम यहाँ पे। डिस्ट्रेस का मतलब ही होता है स्ट्रेस लेवल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डी इसलिए लगाई दी जाती है क्योंकि ये एक लंबे लेवल तक होता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो ये। सो पर्सनल डिस्ट्रेस रेफर टू सब्जेक्टिव फीलिंग
of an individual in response to person and even creating extreme discomfort. एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक अलग लेवल का आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो. ठीक है. लुक एट द एग्जाम्पल. शहनाज. शहनाज कैन परफॉर्म हर डे टू डे ड्यूटीज वेल. There seemed to be no problem in her performing the tasks. However, she feels extremely low inside. ठीक है. यहाँ पे शहनाज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो डेली का डेली काम तो कर रही है. ठीक है. बट वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी है. और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लो फील कर रही है. So many times individuals do not pay attention to their साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. कभी कभी वो अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को नहीं देख पाते हैं. दे टेक प्रॉब्लम लाइक द डिप्रेशन, social withdrawal, etc. casually. They are not aware of the problem their family faces due to this. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल अगर अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को नहीं समझ पाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं. ऐसा देखिए, तेरा चार्टू वाला है क्या? हाँ. हम्म. नहीं, 20 तारीख को आनी चाहिए. सो यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल इश्यूज के वजह से कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी में और आपकी फैमिली, इवन आप खुद भी सफर होते हो इस चीज से. ठीक है. तो ये आपकी पर्सनल डिस्ट्रेस हो गई, इंडिविजुअल स्ट्रेस की बात हो गई. ठीक है. नाउ कम टू द इम्पेयर्ड फंक्शनिंग. इम्पेयर्ड फंक्शंस के लिए हम देखेंगे. Look at the examples of Sharda. She can hardly get out of the bed and perform the daily chores or responsibility. Here we can see that her normal day-to-day functioning system, sorry, functioning seem to be impaired. Impaired का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चीजें जो आप एबनॉर्मलिटी में ही काउंट होते हो, बट दैट इज एन डिफरेंट पार्ट, एक थोड़ा होता है. तो this type of abnormality mean that people cannot fulfill the appropriate and expected role in family. फैमिली में जिस चीज की आपकी जरूरत होती है आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हो. माइट बी इन सोसाइटी, या तो आप जॉब की जगह पे, या एनी ऑफ द सिचुएशन. ठीक है. जहाँ पे उस्तान एंड कैंडी 2019 के थियरी 9 के थियरी में उन्होंने बताया है. तो बीइंग सेड आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अ फ्यू डेज इज नॉर्मल. कि कुछ दिन तक आप ट्रॉमा में रहते हो, आप सैड रहते हो कुछ दिन तक, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक जा रहे हो तो माइट बी इट कैन बी एन प्रॉब्लमेटिक. ठीक है. इट इज कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 मंथ और ये एबनॉर्मल होता है. इट कैन लीड टू टूवर्ड द डिप्रेशन. ठीक है. देन ये आपका है क्वेश्चन है हाउ एवर वन क्वेश्चन दैट यू आस्क टू बी कॉज द एबनॉर्मलिटी. ये भी अपना है. केस स्टडी में देखते हैं. समीर द डिप्रेस्ड बॉय एंड हिज फैमिली. 10 साल का लड़का है एंड वाज एडमिटेड टू चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास गया है. मतलब जाता था, मतलब ऐसे एकाएक तो लेके उसको जाएंगे नहीं. तो वहां पे किया गया था. हॉस्पिटल यूनिट आफ्टर द अटेम्प्ट टू स्टैब हिमसेल्फ इन द स्टमक with a medium-sized kitchen knife. The suicide attempt was spoiled by his mother, who pulled his knife from away her son. This suicide attempt occurred immediately after Sameer had argument. Students, एक मिनट थोड़ा सा ये आप देखो. पॉइंट 1, 2 और 3 एक बार जस्ट रीड करो एंड जस्ट रीडिंग दिस एग्जाम्पल. ठीक है. जस्ट रीड दिस पॉइंट फटाफट.
Okay. Now let me see the case study. तो यहाँ पे एक समीर की स्टोरी बताई जा रही है कि जो बहुत ही डिप्रेस्ड है. He was just a 10-year boy and admitted to a child psychiatrist hospital में उसको एडमिट कर दिया गया है. The reason is here कि उसने क्या किया था. He attempt to stab himself. चाकू से वो अपने पेट में, सॉरी हाँ, अपने पेट में वो, नहीं, मम्मी को फोन करना, वो लेक्चर चाकू से घुसाया था, चाकू घुसा रहा था अपने पेट में. ठीक है, मतलब सुसाइड करने की ट्राई कर रहा था. तो सुसाइड अटेम्प्ट फॉर स्पॉइल्ड, उसकी मम्मी ने उसे बचा लिया और चाकू उठा के उधर फेंक दिया. ठीक है. द सुसाइड अटेम्प्ट ऑकर्ड इमीडिएटली आफ्टर समीर हैड आर्ग्यूमेंट. ये चीज क्यों हुआ? जब समीर ने आर्ग्यूमेंट किया अपने डैडी के साथ में, देन समीर फेल्ट दैट उसके डैड इसको हेट करते हैं. तो समीर को लगा कि उसके डैड इसको हेट करते हैं. एंड डैड आई वुड बी बेटर ऑफ डैड, उसने बोला इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं. ठीक है. A variety of factors made Sameer vulnerable to suicidal tendency. ये सारी चीजें, और ये एक दिन से नहीं, काफी टाइम से ये सब सारी चीजें चल रही थी. तो उसे ऐसा लगा कि आई शुड डू सुसाइड. समीर ग्रो अप इन द एटमोस्फियर जहाँ पे बहुत सारी चीजें डिसएग्रीमेंट चल रही थी अपने पेरेंट्स के साथ में. उसके फादर जहाँ पे बहुत ज्यादा हेविली ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करने के बाद में वो उसके मम्मी के साथ में असल्ट, मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीजें. समीर मदर वॉज क्रॉनिकली डिप्रेस्ड. समीर की मम्मी भी यहाँ पे काफी डिप्रेस्ड रहती थी अपने उसके मतलब डैड के साथ में. ऑफन सेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और बार बार यही कहती थी कि लाइफ जीने का मन नहीं करता. ठीक है. However, she loved her son and felt that because he needed her. लेकिन वो जी रही है बिकॉज अपने लड़के के लिए. प्लीज प्लीज. किस फादर, हाँ, तो यहाँ पे थी. तो उसका कहना ऐसा था कि सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ. ठीक है. समीर हैज अ सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी. वो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा में थी. एंड ही स्ट्रगल टू मेंटेन द स्कूल ग्रेड. ही हैज अ प्राइवेट ट्यूटर भी आता था पढ़ाने के लिए उसको. सम ऑफ हिज सैड फीलिंग्स एंड शेम, कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए मुझे ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे मैं खुद कैपेबिलिटी नहीं रख पा रहा हूँ पढ़ने के लिए. ऑफन हाउएवर व्हेन टीज्ड बाय हिज क्लासमेट्स, को चिढ़ाते थे. ये सारी चीजें उसके दिमाग में, समीर के दिमाग में चल रही थी. तो फाइनली उसने सोचा आई शुड डू सुसाइड. तो यही उसके पास एक रास्ता रह गया था. बट मैं पर्सनली एक्सपेक्ट, वो तो छोटा सा बच्चा, छोटी सी दिमाग और छोटी सी सोच उसके पास थी, क्योंकि बच्चा ही था फाइनली आफ्टर ऑल. बाहर डाले ना, तो डालिए, धोया हुआ था, गिर गया तो बाहर डालिए. सो दिस इज द केस स्टडी ऑफ दिस समीर. ठीक है. नाउ स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव. नाउ यहाँ पे पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो यू विल गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ वन biological, socio-cultural behavior perspective, then evolutionary perspective, humanistic perspective, psychoanalytic, then psychodynamic perspective. ये सारी perspective आपको दिखाई देगी यहाँ पे. Then we have the cognitive perspective. There are total, I think so, seven perspective है. Okay, now continue with the reading.
Perspective on abnormal behavior. There are primarily 7 psychological perspectives of abnormal behavior. Apart from the stress diet, diathesis model and by psychological biosocial model are also considered. The 7 perspectives are as follows. Biological perspective. The perspective focuses on biological and physiological factors as causes of abnormal behavior. Abnormal behavior is treated as a disease or mental illness and is diagnosed through symptoms and cured through treatments. Hospitalization and drugs are often preferred methods of treatment rather than psychological intervention. This next page. Thus, in case of Samir, the psychologist with a biological perspective might say that his abnormality is because of the chemical imbalance in his brain and may prescribe him medicines. Second, socio-cultural perspective. Abnormal behavior is learned within a social context which ranges from family, friends to the society. Cultural aspects are acquired through learning about particular social norms which are believed to be important in producing abnormal behavior. Example, anorexia nervosa, and bulimia are found mostly in Western culture, where they give more importance to thin female body. Third, behavioral perspective. They believe the abnormal behavior is developed from the ineffective learning and conditioning. Treatment are designed so to reshape maladaptive behavior with the help of principles of reinforcement and punishment. Fourth, evolutionary perspective. A central claim of evolutionary perspective is that the brain evolved to solve problems encountered by our ancestors. This perspective suggests that these mental processes exist to serve an evolutionary purpose, that is, survival and reproduction. Fifth, humanistic perspective. Those who believe in humanistic perspective focus on the way that human beings are driven to grow, change, and develop to their fullest possible potential. Sixth, psychoanalytic psychodynamic perspective. This view of psychology emphasizes the role in conscious mind, early childhood experience, and interpersonal relationships to explain human behavior and to treat people displaying abnormal behavior with the help of this information. Holds the it holds that psychological disorder are the consequences of anxiety produced by the unresolved unconscious conflicts. Treatment focuses on identification and resolution of these conflicts. It emphasizes the role of unconscious mind and conflict that can be traced back to the childhood. According to Freud, unconscious motives conflicts have based on primitive sexual and aggressive instincts. 7. Cognitive perspective. According to this perspective, people engage in normal behavior because of their recurrent maladaptive maladaptive thoughts and behavior that are often based on their false assumptions. Treatment involves the helping and maladjusted individual to adapt to new thinking process. Therapy is a process of unlearning maladaptive thinking and replacing with more adaptive one. This area of psychology focuses on mental processes such as memory, thinking, problem solving, language, and decision making. Miss Done. ये चार्ट भी रीड करना है. Yes, yes. Abnormal behavior, social. Yeah, these are the points. आप points भी करोगे तो भी यही है सेम, कोई बात नहीं. नाउ यहाँ पे जो हमने देखा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखे, तो समीर वाला केस अपने को समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द perspective on the abnormal behavior. हाथ से ले लिया. Now that is there are the primarily 7 psychological perspective बता रहा है. ठीक है, जो मेन perspective है आपके 7 of the abnormal behavior. Apart from the stress diathesis model है इसका, that is the biophysiosocial model. Oh, sorry, biopsychosocial model are also considered. So 7 perspective number 1 पे हम आते हैं. First one, that is the biological perspective.
This perspective focuses on biological and physiological factor. ठीक है, बायोलॉजिकल जो इंटरनली ग्रो अप होता है, ठीक है, जो अंदर से ग्रो होता है बायोलॉजिकली एट द टाइम ऑफ द एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, आपके अंदर एक समझ आती है, तो हम उसको एक बायोलॉजिकल बोलते हैं। समटाइम्स अ बायोलॉजिकल कैन बी सीन एंड समटाइम्स नॉट, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकल दैट इज द फिजिकली, ऐसे योर हाइट हो गई, आपके आंखों का कलर हो गया, योर हेयर ग्रोथ हो गई आपकी, ठीक है, देर आर द चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये सारे आपके आ जाते हैं। बायोलॉजिकल है, बट बायोलॉजिकली इंटरनली प्लस एक्सटर्नली, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इज वेंट टू द इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ। सो फैक्टर आर कॉज ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर्स। तो कौन कौन सी चीजें हैं बायोलॉजिकली प्लस फिजियोलॉजिकली? एबनॉर्मल बिहेवियर इज ट्रीटेड एज अ डिजीज। यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर को एक डिजीज की तरह माना जाता है। डिजीज मतलब होती है बीमारी की तरह, ठीक है। और मेंटल इलनेस इज डायग्नोसिस थ्रू द सिम्टम्स एंड क्योर थ्रू ट्रीटमेंट। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स होते हैं, वी नो अबाउट, यस, दिस इज द कॉजेज एंड दिस आर द ट्रीटमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन एंड ड्रग्स। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट करना, और नेक्स्ट वन इज ड्रग, जो आपको नॉट दैट ड्रग दैट इज द मेडिसिन, और ऑफन प्रिफर्ड मेथड। यहाँ पे ये मेथड यूज की जाती है ट्रीटमेंट के लिए रेदर देन दी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है, नॉट साइकोलॉजिकल, सॉरी, हाँ, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। In thus in case of Samir, the psychologist with a biological perspective, जहाँ पे हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं अपनी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलते हैं दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज बिकॉज ऑफ द केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल इम्बैलेंस का मतलब होता है, ठीक से करो, जहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज होती हैं अपनी, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मैं भी प्रिस्क्राइब्स हिम मेडिसिन। जैसे तबीयत खराब हो जाती है, फिर हम खाना खा लेते हैं तो हमें कैसे गैस्ट्रेशन का इशू हो जाता है, एंड देर आर मेनी ऑफ द थिंग दैट इज द केमिकल का लोचा वी कैन से इनडायरेक्टली, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज द सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में abnormal behavior is learned within a social context। विदिन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोसाइटी में रह के, जहाँ पे आप रह रहे हो, तो यहाँ पे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में विच रेंज फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड टू द सोसाइटी। सोसाइटी में रहता कौन है? आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फेंक देती है, मतलब वो तोड़ी फेंक देती है। Friends, just give a minute to me.
हाँ, so we were on the socio-cultural perspective. Abnormal behavior is learned within a social context, जहाँ पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोसाइटी में आप रह के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है. When you interact with the people, तो आपको पता चलती है what is the norms, rules and regulations of the society, और आप बिहेव करते हो अकॉर्डिंग उसी से, ठीक है. Cultural aspects are acquired through the learning about the particular social norm. Okay? Cultural aspects बंद कर देना. मत लिख, मत लिख, मत, नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज बंद. अब मिस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ओके, हाँ एक मिनट. अभी आ रही है आवाज? यस मिस. हाँ. So cultural aspects are required, वापस से कर रही हूँ repeat. Cultural aspects are acquired through learning about the particular social norm. हम बचपन से लेके when we were small, ठीक है, from the birth till death हम एक ही चीज सीखते हैं, that is the norm. Norm मतलब होता है rules and regulations of the society, ठीक है. And if we are connected with other society, we are follow the socio-cultural norms and regulation, which are believed to be important in producing abnormal behavior. कभी कभी इस चीज को अगर हम तोड़ते हैं, we break और we don't follow that norms, तो वो हमारा abnormal behavior में count होता है, ठीक है. Some examples were given, that is the that is the anorexia nervosa, bulimia are found mostly in Western culture, where they give more importance to thin female body. Yes, ये मैंने भी देखा हुआ है. अगर आप देखोगे बहुत सारे अफ्रीकन के ट्राइबल कम्युनिटी में, पता है लड़कियां की शादी कभी होती है, when they are fatty. मैं वहां का बता रही हूँ. द पीपल्स, जो लेडीज वहां पे होती है, अगर दे आर थिन, अगर पतली है वहां पे, और लाइक तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. तो दे वर गिवन द स्पेशल फ्रूट वहां पे होता है, एक सीड्स होती है, या देर आर सम थिंग्स, उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कि कम से कम वो लेडी एक मतलब प्रॉपरली फैट हो पाए. तो वहां पे वो उनका कल्चर है, द लेडी शुड बी फैट अगर आपको शादी, अदरवाइज वो आती ही नहीं. देखिए अजीबो गरीब कल्चर है. सेम इसमें भी वही दिया गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलियम में, जहाँ पे वेर दे गिव मोर इम्पोर्टेंस थिन फीमेल बॉडी को. अगर यहाँ पे थिन है तो ही उसको एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज अदर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है. तो ऐसे अतरंगी बहुत सारे सोशो कल्चर्स के हमें पर्सपेक्टिव मिलेंगे. कम टू नाउ द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. राइट आ रहा है, बराबर देख सकती है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं देख सकती है. They believe that abnormal behavior is developed from ineffective learning and conditioning. यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न में देखेंगे, दे बिलीव दैट एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो लर्निंग और कंडीशनिंग से आती है. कंडीशनिंग मतलब द कंडीशन वाज पुट टू यू एंड यू फॉलो दैट कंडीशन, ठीक है. लेकिन अगेन आपस में आप अगर उसको इफेक्टिव लर्निंग में नहीं ला रहे हो, तो वो आपका एक एबनॉर्मल बिहेवियर होगा. ट्रीटमेंट और डिजाइन, ट्रीटमेंट यहाँ पे अलाउ मतलब बनाया गया है, is to reshape the maladaptive behavior with the help of the principle of reinforcement and the punishment. If you have your behavior is not according to society, तो वहाँ पे आपको punishment भी मिलेगा. For example, if you are doing any unwanted thing in the society, the police is going to caught you and you were put into the jail. तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है. एक मिनट बात
Okay. Students, just give me a minute. आप उसे 2 पॉइंट रिवाइज करो. गिव मी अ जस्ट मिनट. ओके. नाउ यहाँ पे हम देख लेंगे एक बिहेवियर आपका हो गया है. नाउ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. So evolutionary perspective में we can see the central claim. A central claim of the evolutionary perspective is that the brain evolved to solve the problem encountered by our ancestor. This perspective suggests that this mental process exists to serve an evolutionary purpose, that is survival and reproduction. इसमें कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रेन हमारी इवॉल्व करती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इससे कुछ बोलते हैं कि द एडवाइस विच इज गॉट फ्रॉम द एंसेस्टर्स. ठीक है. हम चीजें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने एंसेस्टर से सीखते हैं. ठीक है. तो दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट, ये पर्सपेक्टिव हमें क्या सजेस्ट करता है कि मेंटल प्रोसेस एग्जिस्ट होती है वहीं पर जहाँ पे हमारी एवोल्यूशनरी पर्पस होती है. मतलब हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस. ये हमारी एवोल्यूशनरी की पर्सपेक्टिव्स होते हैं. Come to the humanistic perspective. Those who believe in humanistic perspective focus on the way that human beings are driven to grow, change, and develop to their fullest possible potential. Humanistic perspective. Why you are a human being? Huh? By being the human being, what is your responsibilities, roles, and duties? ठीक है. Then what is the changes took place when you are small and when you grown up? व्हेन यू आर स्मॉल, उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और आप जब बड़े हो जाते हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टिल दी डेथ, टिल एट योर डेथ. तो दिस इज द ह्यूमन पर्सपेक्टिव जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यू लिव फॉर द सोसाइटी, यू लिव फॉर योर फैमिली, यू लिव फॉर योरसेल्फ. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. Why the humanist perspective has been made, that is too very important. Now psychoanalytic and psychodynamic perspective.
This view of psychology emphasizes the role of the unconscious mind, clear mind, early childhood experience, interpersonal relationship to explain the human behavior and to treat the people displaying abnormal behavior with the help of this information. It holds that psychological disorder are the consequence of anxiety produced by unresolved unconscious conflict. Treatment focuses on identification and resolution of this conflict. So it's now from this a 0.67. चलो अच्छा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज थोड़ा हेडेक हो रहा है मुझे. आई कैन नॉट गो थ्रू विद दिस सो डीपली. मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा देती हूँ. देन विद एग्जांपल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही ऊपर समझा देती. स्टिल वी हैव द 3 minutes. बता देती हूँ. ठीक है. सो साइकोएनालिस्टिक एंड दी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो द रोल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. जहाँ पे आप छोटे बच्चे रहते हो आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ और होती है. ठीक है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती है अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ यू कैन बिहेव normal to the society. If you are not behaving in this way, it means you are behaving abnormal. ठीक है. तो with the help of this information it hold a psychological disorder. फिर आपको पता चलता है कि दिस आई एम डूइंग दिस इज एन डिसऑर्डर है ये मेरा. ठीक है. ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंग्जाइटी हो जाती है प्रोड्यूस बाय अनरिजॉल्व. कोई चीज आपके सामने अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता है आप एकदम एंग्जाइटी में आ जाते हो. आप अनकॉन्शियस कॉम्प्लीट करना स्टार्ट कर देते हो. तो दिस इज द ट्रीटमेंट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. पर्दा ये ना नहीं, रोशनी आ रही है ना बहुत ज्यादा. सो ये एम्फसाइज करता है रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू द चाइल्डहुड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फ्रीड अनकॉन्शियस का मोटिव जो होता है वो अलग होता है. दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली आई विल गिव द मोर एग्जांपल फॉर दिस वन. लेकिन फिलहाल के लिए यही है. एक कॉग्निटिव प्रोसेस ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव पीपल एक एबनॉर्मल बिहेव में होते हैं बिकॉज उनका माल अडेप्टिव थॉट और बिहेवियर जो है दैट इज फॉल अजम्पशन पे रहता है. मतलब एक्चुअली व्हाट दे आर थिंकिंग क्या होती है वो चीजें होती नहीं है. उनके एक फॉल परसेप्शन और अजम्पशन पे अपनी चीजों पे वो अपनी रॉन्ग चीजें मतलब लाइक बिठा लेते हैं अपने माइंड में. तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होती है हेल्पिंग द माल एडजस्टमेंट इन द न्यू अडेप्ट थिंकिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव अपने पेरेंट को लेके होती है. एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव एक सोसाइटी को लेके होती है. रॉन्ग पर्सपेक्टिव एक सोसाइटी की थॉट्स को लेके होती है. ठीक है. बट इस चीज को हम निकाले भी जा सकते हैं विद द काउंसलिंग के साथ में एंड समटाइम्स विद द मेडिकल ट्रीटमेंट. तो थेरेपी यहाँ पे होती है that is unlearning maladaptive thinking and replacing the more adaptive one. एक साइकोलॉजिकल फोकस यहाँ पे हमें दिखता है दैट इज दी memory, thinking, problem solving, language and decision making. ठीक है. These are the 7 points. अब आप प्लीज इसको एक बार रीड करो. Nobody is going to leave the meeting. कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा until unless I just tell to you. आप मीटिंग में रहोगे एंड जस्ट रिवाइज द 7 points. बहुत इंपॉर्टेंट है. माइट बी फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो. याद रखो.
चलो ओके एवरीवन, देन टेक केयर, बाय। ठीक है।